हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 6 क्लास 10th के बारे में। चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज। अब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, एक किस सेक्टर का पार्ट होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग होता है जो आपके पास रॉ मटेरियल्स है उससे आप यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल में होता है। अब आप घर में बैठ करके दो कोई चीज बना लो तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्शन लार्ज स्केल में कर रहे हो किसी रॉ मटेरियल से, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे 3 सेक्टर जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, उसमें डिफरेंट गुड्स का प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल्स बनते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रॉ मटेरियल्स हो या चाहे डिफरेंट मेटालिक इंडस्ट्री से रिलेटेड रॉ मटेरियल्स हो, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, ये सब चीज, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होता है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब इसमें गुड्स बनते हैं, और गुड्स कहां से बनते हैं, उसका रॉ मटेरियल्स कहां से आता है, उसका रॉ मटेरियल्स आता है आपका प्राइमरी सेक्टर से। यानी कि प्राइमरी सेक्टर का जो आउटकम्स होता है, जो रिजल्ट होता है, जो रॉ मटेरियल्स होता है, उसको यूजफुल प्रोडक्ट बनाना ही मैन्युफैक्चरिंग का वर्क, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक वर्क है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, एक्सप्लेनेशन, और एक पार्ट हम लोग मैप के लिए भी रखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से मैक्सिमम मैप आता है, चाहे वो लोकेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो, कॉटन इंडस्ट्रीज, सिल्क इंडस्ट्रीज या आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हो। इसके साथ साथ STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की IT इंडस्ट्री जो इंडिया के किन किन शहरों में है, कहाँ पे डेवलप है, इन सारा मैप आता है। तो इसके लिए भी हम लोग एक अलग से पार्ट करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। पहले ही बता चुके कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, तो इसमें गुड्स का प्रोडक्शन होता है किस क्वांटिटी, तो लार्ज क्वांटिटीज में, आफ्टर प्रोसेसिंग मटेरियल्स इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। यानी कि रॉ मटेरियल्स जो आपके पास अवेलेबल है, उस रॉ मटेरियल से यूजफुल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका वैल्यू ज्यादा होता है। एग्जांपल के लिए अगर आप वीट है, वीट क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ, तो वीट को सेल करते हो मार्केट में तो 20 या 25 रुपीज पर केजी है। लेकिन वीट से अगर आप बिस्किट बना करके सेल करते हो या डिफरेंट एडिबल गुड्स बना करके सेल करते हो तो उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है। दूसरी बात कि इससे जो आपके पास रॉ मटेरियल्स है, जो गुड्स है, उसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि वीट से हम उस चीज को बनाए, या आयरन ओर है, आयरन ओर से नॉर्मली हम नॉर्मल फर्निश करके उससे कोई गुड्स बनाए, और एक आयरन ओर को हम अच्छा से फर्निश करें, उसमें मैग्नीज को ऐड कर दें और उससे स्टेनलेस स्टील बनाए, तो स्टेनलेस स्टील क्या होगा, वो मोर वैल्यूएबल होता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग गुड्स ज्यादा वैल्यूएबल गुड्स बनाते हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है। अगर हम किसी कंट्री के GDP को भी कैलकुलेट करते हैं तो उसका GDP किस पे डिपेंड करता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे, उसके प्रोडक्शन पे, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की उस कंट्री ने किस तरह के और कितने गुड्स प्रोड्यूस किए। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग का, बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर को हेल्प करता है। एग्रीकल्चर तो प्राइमरी सेक्टर है, उसमें हम लोग डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, जैसे कि हम बात करते हैं अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले ट्रैक्टर्स के या डिफरेंट डिगिंग टूल्स के, उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग वो बनता कहाँ है, तो वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी सेकेंडरी सेक्टर में। तो अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे एग्रीकल्चर में तो उससे प्रोडक्शन उसका इंक्रीज करता है। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। एक इसका डिमेरिट्स है, ठीक, एक इसका नेगेटिव इंपैक्ट है कि इससे सॉइल डैमेज होता है, लेकिन प्रोडक्शन भी काफी हाई रेशियो में होता है। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से ये बनता कहाँ है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये बनता है। यानी कि एग्रीकल्चर को वेल डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स।
अगर मैन्युफैक्चर गुड्स, जैसे कि अगर आप कोई कंट्री हो, अगर आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अपने कंट्री से किसी और कंट्री में भेज रहे हो, तो आपका करेंसी स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपके कंट्री के गुड्स की डिमांड पूरे कंट्री में है। यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग आप ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो, तो आपका वर्ल्ड में आपकी इकोनॉमी जो है स्ट्रांग होगी, और सब इकोनॉमी के और सब करेंसी के कंपेयर में, ठीक है। क्योंकि अगर हम एग्जांपल लेते हैं अभी कुछ वर्ल्ड के डेवलप कंट्री के बारे में, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, ये क्यों इतना स्ट्रांग है? क्योंकि इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वेल डेवलप कर रखा है। सेकेंडरी सेक्टर में डिफरेंट टाइप्स के गुड्स बनाते हैं और उनके गुड्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। एग्जांपल के लिए चाइनीज फोन को ही हम लोग ले लेते हैं, कुछ अच्छे फोन्स भी है चाइना में जो बनते हैं और उसका वर्ल्ड मार्केट में काफी डिमांड है। उसके कंपेयर में अगर इंडियन फोन्स की हम अगर ये लेते हैं, तो इंडियन फोन्स उस क्वालिटी के नहीं बन पाते हैं कि उसका डिमांड पूरे वर्ल्ड में हो। तो डिफरेंट कॉज है, मैन्युफैक्चरिंग ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है इकोनॉमिकली, यानी कि हमको फोकस करना है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने में। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, कैसे जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, और नेशनल इकोनॉमी यानी नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में, जीडीपी में, जीएनपी में हेल्प करता है। द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी इज 17% लास्ट 2 डिकेड्स। लास्ट 2 डिकेड्स यानी 20 इयर्स तक हम जाएंगे, 2000 तक जाएंगे, तो इस टाइम में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का 17% जीडीपी में योगदान रहा है। और ये पहले इतना नहीं होता था, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर इतना नहीं होता था। और एक बात जानते हैं कि 21st सेंचुरी में वर्ल्ड की डिफरेंट एमएनसीज कंपनी, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, वो इंडिया में आई है, अपना वो इंडस्ट्रीज सेटअप की है, उसमें वो डिफरेंट गुड्स को बनाती है, जिससे इंडिया को लार्ज नंबर में, लार्ज अमाउंट में टैक्स मिलता है। तो ये जो लास्ट का 2 डिकेड्स है, इसमें इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम किया है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हुआ है। बोला कि द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी इज 27%, मैन्युफैक्चरिंग 17%। और अगर हम टोटल ले तो टोटल शेयर कितना है? 27%। पूरा सेकेंडरी सेक्टर जो है उसका टोटल शेयर कितना है जीडीपी में? 27%। और ओनली मैन्युफैक्चरिंग का कितना है? तो 17% ओनली मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है। यानी कि जैसे ये ज्यादा बढ़ेगा वो क्या होगा? तो कंट्री का जीडीपी स्ट्रांग होगा, हमारा करेंसी स्ट्रांग होगा वर्ल्ड मार्केट में। सेकंड पॉइंट कि क्या हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, क्या उन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से हम कंपीट कर पाते हैं? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का अप्रॉक्स 25 to 35% है उसका शेयर, अभी भी हम लोग उनसे पीछे हैं। तो अगर हम लोग को और भी ज्यादा डेवलप करना है तो कम से कम इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के जो पार्टिसिपेशन है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके नेशनल इनकम में, उसके अप्रॉक्स जाना पड़ेगा। द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया एनएमसीसी। 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएमसीसी? द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। एनएमसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, और यही ऑर्गेनाइज करता है आपका, यही हैंडल करता है मैन्युफैक्चरिंग वाले टोटल पार्ट को। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज को हम कहां पर सेटअप करेंगे, उसके लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड है। ये 1 मार्क को, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 5 और 3 दोनों में आता है, और इसको आप याद कर ही लोगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, जहां पे आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, तो वहां पे आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए किस चीज की? रॉ मटेरियल्स की। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं जमशेदपुर में जो टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को है, तो क्योंकि जमशेदपुर के आसपास आयरन और इजिली मिलते हैं, इसीलिए टिस्को वहां पे सेटअप हुआ है। अब ऐसा नहीं ना कि हम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टिस्को को सेटअप कर देंगे, या आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे, और मेरा आयरन और स्टील मिल रहा है कहां पे? मध्य प्रदेश में, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही काफी ज्यादा लग जाएगा। जनरली वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है जहां पर रॉ मटेरियल्स इजिली अवेलेबल हो। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर अवेलेबल होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि डेजर्ट में ले जाकर इंडस्ट्री सेटअप करें, वहां पे लेबर अवेलेबल नहीं हो। एक तो लेबर अवेलेबल होना चाहिए, और क्वालिटी होनी चाहिए उनमें, कि डिफरेंट मशीन को ऑपरेट कर सके, या जो भी रिक्वायरमेंट्स है वर्क से रिलेटेड वो उसको फुलफिल कर सके, ठीक है।
अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल्स, कैपिटल्स मतलब पूंजी, आपके पास फंड होना चाहिए, जब तक फंड नहीं रहेगा आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं कीजिएगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल्स, ये 3 चीज होना चाहिए। इसके बाद बोला अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का 24/7 यानी परमानेंट आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए उस रीजन में, तब जाकर के कोई कंपनी वहां पे आकर सेटअप होगी। इसी से रिलेटेड एक टर्म है एसीजेड जोन, एसीजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एमएनसीज कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, फॉरेन की कंपनी जिसका वर्ल्ड में काफी क्या है इंपॉर्टेंस है, वो लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके पास टूल्स भी अच्छे हैं, उसके पास कैपिटल्स भी है, तो वो कंपनी वहीं पे सेटअप होती है जहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेल डेवलप हो, आपके पास पावर सप्लाई अच्छा हो, ट्रेंड लेबर हो, और ये सारे फैसिलिटीज हम इंडिया में डेवलप कर देंगे तो बहुत सारी एमएनसीज कंपनी इंडिया में अट्रैक्ट होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, मार्केट होना चाहिए ताकि जो मैन्युफैक्चर गुड है उसको हम इजिली मार्केट में सेल कर सके या वहां से हम कहीं और भेज सके, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उससे रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, तब जाकर के हम उस रीजन में इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं। Before independence, most of the industries in India were located in port cities to enable overseas trade. आजादी से पहले की अगर बात करते हैं हम लोग, तो आजादी से पहले मैक्सिमम इंडस्ट्री जो थी वो पोर्ट सिटीज पे थी। एग्जांपल के लिए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। पोर्ट सिटीज पे रहने का मेन इनका बेनिफिट क्या था कि यहाँ से गुड्स को डिफरेंट कंट्री में सेल कर सकते हैं या डिफरेंट कंट्री से रॉ मटेरियल्स इजीली मंगा सकते हैं। फॉरेन ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका किसका होता है? सी पोर्ट का, क्योंकि हेवी अमाउंट्स या लार्ज नंबर में गुड्स को हम सी पोर्ट के ही, सी रूट के थ्रू ही मंगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग स्टेज में आपकी बड़ी इंडस्ट्री जो सेटअप थी वो सी पोर्ट के किनारे थे, लेकिन अभी डिसेंट्रलाइजेशन हो गया इंडस्ट्रीज का। क्यों डिसेंट्रलाइजेशन हो गया? क्योंकि सी पोर्ट से अगर दूर भी इंडस्ट्रीज है तो आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेल डेवलप है, रोडवेज अच्छे हैं, आप वहां पे इजिली गुड्स को ले जा सकते हो। इसीलिए अभी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, जबकि आजादी से पहले रोडवेज इतना डेवलप नहीं था, सो उस टाइम डिसेंट्रलाइजेशन इंडस्ट्रीज का नहीं था। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यहां पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, किसकी क्लासिफिकेशन? तो इंडस्ट्रीज की। तो क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल्स के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे डिपेंड हो, उसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहेंगे। जैसे कि कॉटन हुआ आपके पास, टी, शुगर, कॉफी, रबर, जूट, ये सब क्या है? एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। एग्रो जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट होगा वो ही इसका रॉ मटेरियल्स होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसके रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे डिपेंड करे वो क्या होता है? वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो सेम कंडीशन है कि ऐसी इंडस्ट्री जो अपने एग्रीकल्चर पे, जो अपने रॉ मटेरियल्स के लिए मिनरल्स पे बेस्ड हो, उसको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहेंगे, ठीक है। जैसे टिस्को, टाटा आयरन, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, ठीक है, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम, ये सब किस चीज पे? तो मिनरल पे डिपेंड रहते हैं, इसको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहेंगे। बेसिक ऑफ की इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज मतलब कि इंडस्ट्रीज अगर कोई गुड्स बना रहा है तो डायरेक्टली अवेलेबल हो किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, उसको कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलेंगे। और अगर बेसिक की इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो अगर कोई इंडस्ट्रीज गुड्स बना रहा है तो डायरेक्ट कंज्यूमर को अवेलेबल ना होकर के किसी और इंडस्ट्रीज के लिए अवेलेबल है। जैसे कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडस्ट्रीज है, तो उसके सारे पार्ट्स उस इंडस्ट्रीज में नहीं बनते, उसके डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज से बन के आते हैं। जैसे नट बोल्ट जो होते हैं अलग पार्ट से, रबर जो टायर होते हैं अलग पार्ट से, जो उसका आउटर स्ट्रक्चर होता है अलग पार्ट से, और जो उसका सारा चीज उसको बनाया कहाँ पे जाता है, ऐड कहाँ पे किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में। तो जो इंडस्ट्रीज किसी और इंडस्ट्रीज के लिए, किसी और गुड्स के लिए क्या करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, तो होता है बेसिक ऑफ की इंडस्ट्रीज। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो है वो बेसिक ऑफ की इंडस्ट्रीज, क्योंकि बहुत सारे इसमें पार्ट्स होते हैं और बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग जगहों से बन करके आते हैं। इस तरह से इस चैप्टर का पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट आप यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम लोग कुछ सिलेबस कवर कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।